नमस्कार बंधुओं, जंगल डायरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेशनल पार्क। आज हम नेशनल पार्क के विषय में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि नेशनल पार्क होते क्या हैं, या किसी भी प्राकृतिक जगह को नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के पूर्व वहाँ क्या क्या चीज़ की उपलब्धता होनी चाहिए, और नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए किन किन लोगों की अनुमति या बैठक की आवश्यकता होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल में या तो फिर किसी एकेडमिक लेवल में अगर जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो कृपया उसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, कृपया आप वीडियो पे फोकस करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ एक फ़ोटोग्राफ देख लीजिए जिसमें दो हिरन, बेसिकली ये चीतल होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। तो अभ्यारण्य बोलने के पहले या अभ्यारण्य बोलने के बाद आपके दिमाग में जो फर्स्ट पिक्चर आता है वो इस टाइप का आता है कि ऐसा नेशनल पार्क होगा जहाँ पे इस टाइप के जीव जंतु आराम से और सुरक्षित घूम फिर रहे होंगे। तो वो सब भी आपके दिमाग में सही ही आता है। तो सबसे पहला हाईलाइट जिसको मैं करना चाहूँगा कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना था। तो आप ध्यान में रखेंगे, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान सन 1936 में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1936 में बना था। कौन सा बना था? हैली नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क सन 1936 में बनाया गया था, परंतु सन 1955-56 में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से बदल दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे, सन 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से ये था। उसके बाद इसे 1955-56 में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से रिवील कर दिया गया। अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से क्यों रिवील किया गया, इसके बारे में आपको थोड़ा आगे मैं बताऊंगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इसके भी कुछ कंडीशंस हैं या उस टाइम इसके भी कुछ नाम चर्चे होंगे, इस वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। तो आपको ये आगे आने वाले स्लाइड में आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जिम कॉर्बेट ये जो नेशनल पार्क होते हैं में किन किन प्रकार की गतिविधियों को आप पूर्णतः आप वर्जित है, जिसको आप नहीं कर सकते, और ये वन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, अ नेशनल पार्क इज अ नेचुरल पार्क इज यूज फॉर कंजर्वेशन पर्पस, क्रिएशन एंड द प्रोटेक्शन बाय नेशनल गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि ऐसा जगह जहाँ पे कंजर्वेशन संरक्षण और प्रजनन और प्रोटेक्शन के लिए वन्य जीवों को उन्हीं के स्थान पर संरक्षित किया जाता है। इसको आप एक इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से भी जान सकते हैं, बट वो अलग मुद्दा है। उसकी अगर इन सीटू क्या होती है आपको जानना है तो आप आई बटन पे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ऐसी वन्यजीव अभयारण्य में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते। सबसे पहला तो आप ये वहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, मतलब कि किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट प्रोडक्ट को आप कलेक्शन नहीं कर सकते वन्यजीव वहाँ राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार फॉरेस्ट प्रोडक्ट को नहीं यूज़ कर सकते। किसी भी प्रकार के वन्यजीव को आप वहाँ नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपके लिए सफारी का उपयोग, मतलब सफारी आपको दिया जाता है जो जीव जंतुओं के प्रति आपको जागरूकता प्रदान करती है। और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा, तो आप कृपया ध्यान से बने रहें। तो सबसे पहले तो जहाँ ये टाइपिंग है इसको आप पढ़ लीजिए, आपको मैं बताता हूँ। ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव संरक्षण ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए तथा मानवीय क्रियाकलाप जैसे पेड़ काटना, पशुओं को चराना, यहाँ चढ़ाना लिखा गया, पशुओं को चराना, खेती करना इत्यादि सभी कारण पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। वन विभाग के सदस्य और वनों से संबंधित और सदस्य ही इस क्षेत्र के संरक्षण या संवर्धन निगरानी का कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस किसी भी वन्यजीव को कोई खतरा हो या ऐसे क्षेत्र में लोगों के मनोरंजन हेतु वन्यजीव के प्रति जानकारी देने हेतु इन स्थानों का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया टूरिज्म के लिए
जिससे लोगों को वन्य जीव के प्रति थोड़ा सा जागरूकता मिले और टूरिज्म से क्या है कि जो सरकार है उसको थोड़ा सा आमदनी प्राप्त हो। तो ऐसे स्थानों पे आप अपने पशुओं को बिल्कुल चारागाह के लिए, ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जा सकते। वहाँ आप खेती नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार के फॉरेस्ट प्रोडक्ट को आप वहाँ से नहीं कलेक्शन कर सकते हैं, और खेती तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप खेती करते हैं तो आपको जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972, इसके तहत आपको जो सेक्शन है उस जीव वहाँ जो जीव हैं उन जीवों को यदि आप नुकसान पहुँचाते हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की मापदंड, अलग अलग प्रकार के मापदंड और आपके लिए दंड का प्रावधान है। और ऐसे जगह पे आप कैंपिंग भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते बिना किसी गाइड के, ये गाइड के भी, क्योंकि वन्य जीव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो आपको आक्रमण भी कर सकते हैं, आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहला नेशनल पार्क उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क सन 1936 में बना था, जिसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हेली नेशनल पार्क सन 1936। उसके बाद इसे ही 1955-56 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से रिवील कर दिया गया, सन 1936 में इसको हेली नेशनल पार्क के रूप में। उसके बाद सन 55-56 में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में रिवील कर दिया गया। तो आप इतना बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यदि एग्ज़ाम में आता है तो सिर्फ यही आएगा कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा था। तो आपको वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, अगर हेली देता है तो आप हेली नेशनल पार्क डाल दें, और यदि आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देता है तो जिम कॉर्बेट डाल दें। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में है, तो इस प्रकार के आप सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, इससे काम हो जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये सबसे पहले तो बात यहाँ पे पिक्चर लगाने के बाद ये है कि यदि आपको अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है तो आपके दिमाग में एक फ्रेश इसी टाइप के पिक्चर्स आते हैं, कितना खूबसूरत वन्य जीव होंगे वहाँ, जो वहाँ विचरण करते होंगे, वहाँ रहते होंगे, है ना। तो इस टाइप का कुछ पिक्चर आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल पार्क या तो फिर सेंचुरी किस टाइप से, मतलब क्यों घोषित कर सकते हैं, या किन किन परिस्थितियाँ वहाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यहाँ मैंने माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी का मैंने डायग्राम लगाया है, मतलब पिक्चर लगाया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे कि राष्ट्रीय उद्यान एवं नेशनल पार्क समझाऊंगा। राष्ट्रीय उद्यान एवं नेशनल पार्क के लिए सुरक्षित किए गए क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकार कर सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि राज्य सरकार उसकी घोषणा कर जा सकती है। वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जाता है कि जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है तो वह उस स्थान को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य घोषित कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ चित्र भी है कि यदि यहाँ जैव विविधता की भरपूर मात्रा में पाई जाती है तो राज्य सरकार उसे वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ये राज्य सरकार के हाथों में रहती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि राज्य सरकार इसको घोषित कर सकती है। उसके बाद अब देखते हैं कि राज्य सरकार ऐसे वन क्षेत्र, मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी जगह को, किसी भी प्राकृतिक या नेचुरल जगह को वन्य जीव अभ्यारण्य या तो फिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए क्या क्या उसके प्रावधान होने चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो राज्य सरकार एक अधिसूचना निकलाएगा, जिसे आप प्रारंभिक सूचना या क्या बोल सकते हैं, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, जो प्रीलिम्स मेंस होता है उस टाइप का प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, इसको आप बोलेंगे प्रारंभिक अधिसूचना। तो राज्य सरकार ऐसे वन क्षेत्र को जो जंतुओं मतलब फाउना, वनस्पतियों मतलब फ्लोरा तथा भूमि आकृति की दृष्टि से प्राकृतिक महत्व रखते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी जगह को मुँह उठा के थोड़ी ना रख देना है। राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र को, किसी ऐसे क्षेत्र को वन क्षेत्र जो जंतुओं यानी फाउना, फ्लोरा तथा भूमि आकृति से दृष्टि से प्राकृतिक महत्व रखता हो, ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हैं प्रारंभिक अधिसूचना में। उसके बाद आता है दूसरी अधिसूचना, जिसको आप फाइनल नोटिफिकेशन या निर्णायक अधिसूचना कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन फोटोग्राफ्स को ध्यान में रखेंगे, है ना, इन फोटोग्राफ्स को ध्यान में रखेंगे। ऐसे घोषित क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सभी नियम लागू होते हैं जो वन भूमि को वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के पूर्व
वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ये जो आप देख सकते हैं ना, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। या तो फिर यदि उस क्षेत्र में कोई भी जलीय परितंत्र आ रहा है तो वहाँ जलीय जीव संरक्षण, भारतीय जलीय जीव संरक्षण जो है ना, भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। तो कृपया इन चीज़ों को अभी ध्यान में रखेंगे कि किन किन की अनुमति लेनी पड़ती है। भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की लेनी पड़ती। जलीय परितंत्र शासन, जैसे इस टाइप के नदी, झरने और जो भी जलीय परितंत्र, मतलब आप समझ सकते हैं जलीय परितंत्र, है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं। और इसकी केंद्र सरकार तो घोषित कर देती है, लेकिन फिर इसका सीमा और इसका बाउंड्री कैसे कैसे बताया जाता है या अधिसूचित किया जाता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात तो आप फोटोग्राफ्स 1 में देखिए, यहाँ पे है ना, जब क्षेत्र की स्थिति एवं सीमा पूरी तरह से विस्तृत हो जाती है तभी यह अधिसूचना जारी होती है। सबसे पहले तब को ध्यान रखना है कि जब पूरी क्षेत्र बाउंड्री उसकी वो चिन्हित हो जाती है तब इसमें ये जो अधिसूचना है वो जारी होती है। और दूसरी बात, यदि यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यदि किसी स्थल या जलीय परितंत्र को राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के क्षेत्र के अंतर्गत यदि रखा जाता है तो केंद्र सरकार मुख्य नौसैनिक समझ रहे हो ना, एवं हाइड्रोग्राफर की अनुमति ली जाती है। हाइड्रोग्राफर मतलब जलीय क्षेत्र में, नौसैनिक मतलब नौसेना वालों को, है ना, उनकी अनुमति ली जाती है। और साथ ही मत्स्य व्यापार, मछली व्यापार एवं मछुआरों के संबंधित आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको ध्यान रखा जाता है, ताकि इनके आय में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, कि ये नहीं कि हम वहाँ वो राष्ट्रीय उद्यान बना दिए और बेचारे गरीब भूख से मर रहे हैं। तो इस टाइप के कार्य भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगला है सीमाओं में परिवर्तन करते समय वन्य जीव बोर्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ खेती हो रही है, बग सीमा पता ही नहीं रहेगा तो भाई इन लोग तो करेंगे ना। तो सीमाओं का परिवर्तन करते समय वन्य जीव बोर्ड जो होते हैं ना, वन्य जीव बोर्ड, आप इसको समझ जाइए, ये वन्य जीव बोर्ड है करके, वन्य जीव बोर्ड का अनुमति लेना पड़ता है। और राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की सीमाओं का निर्धारण राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति के बाद ही किया जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बाद ही उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्पना पारित करनी पड़ती है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, राज्य विधानमंडल को एक संकल्पना पारित करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, आप इसको, इस डायग्राम को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कृपया, है ना। जलीय जीव, सबसे पहले ध्यान रखिए, जलीय जीव जंतु और वनस्पतियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आप जानते हैं 1991 संशोधन के अनुसार स्थलीय जलीय भाग को भी यदि पर्याप्त महत्व है उस क्षेत्र में तो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में आप शामिल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यदि स्थानीय जलीय भाग को यदि आप नहीं करोगे तो वहाँ तो समस्याएं तो होगी ही ना। तो वैसे कुछ मुद्दे हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के स्टूडेंटों को थोड़ा सा लाभ मिलनी चाहिए इस वीडियो से। तो उनके लिए ये है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा अभ्यारण्य कब और कैसे कैसे बनाए गए हैं, कि कौन से सन में, और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ आपको। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में है, आप सभी जानते हो। सन इसको 1975 में बनाया गया था। इसकी ये कितना वर्ग फीट में फैला हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे 12.58 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है ना। 12.58 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इंद्रावती फैला हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो आता है राष्ट्रीय उद्यान, उसे आप संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पहले जानते थे, लेकिन अभी वर्तमान 2002 में उसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। कब से? 2002 से, है ना।
और आप ये भी ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो सरगुजा कोरिया और सूरजपुर में कोरिया और सूरजपुर की सीमाओं से लगा हुआ है। मतलब उन दो चीज़ से बना हुआ है, दो जिलों से। खैर सूरजपुर जिला तो और कोरिया जिला दोनों से मिल के ही बना है। अभी तो खैर मनेंद्रगढ़ जिला को भी बनाया जाने की बात कही गई है, बट अभी आपको उतना ध्यान में रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। तब इतना ध्यान में रखेंगे कि गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभी के डेट में नेशनल पार्क है, जिसकी वर्ग फीट है कितना 1441 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फीट। कब बनाया गया था? 1981 में। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा इसमें ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ना। और ये बनाया कब गया था? सन 1981 में। कहाँ पाया जाता है? सूरजपुर और कोरिया के दो जिलों को मिलाकर के क्षेत्र में पाया जाता है। और आता है सबसे बड़ा सबसे तीसरा वाला नेशनल पार्क, जिसको आप कांगर वैली के नाम से जानते हैं, कांगर वैली या कांकर घाटी के नाम से जानते हैं। यह अपने प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी वर्ग फीट 200 वर्ग किलोमीटर की ही है बस केवल, जिसे सन 1982 में स्थापित किया गया था। सबसे छोटी है कांगर वैली नेशनल पार्क। कांगर वैली नेशनल पार्क सन 1982 में इसे 1982 में इसे बनाया गया था। और यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? बस्तर में। तो आप इतना ध्यान में रखेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप पुनः देखें इस वीडियो को, बाकी आपको फिर से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था कि नेशनल पार्क के नाम सुनते ही हमारे मन में एक मस्त प्रकार की वीडियो आ जाती है, पिक्चर्स आ जाती है कि ऐसे ऐसे होंगे। तो बात वो सही है, बट अभी हम इन लोभी इंसानों के कारण से सभी जीव अभी संकट में आ गए हैं। तो कृपया करके इन जानवरों के प्रति अपना स्नेह भाव बनाए रखें, उनसे नफ़रत ना करें। बाकी थैंक यू। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।